बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर कैंडिडेट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट अपील्स। अपील्स क्या होती हैं कि अगर अथॉरिटी ने कोई आपके ख़िलाफ़ डिसीजन कर दिया है, आप समझते हैं कि यार इट वाज इज़ अ रॉन्ग डिसीजन, तो आप कुछ जिसने डिसीजन किया है, जिसने आपको पेनल्टाइज़ किया है, आप उससे हायर लेवल के आदमी को अपील कर सकते हैं कि फॉर द जस्टिस, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले 63 सेक्शन में डिफाइन करता है कि एनी पर्सन, कोई भी बंदा या बंदी, ठीक है, अदर देन द अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का बंदा नहीं होना चाहिए, ऑफिसर नहीं होना चाहिए, और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, ना कि उसका एम्प्लॉय हो, एग्रीव्ड बाय डिसीजन और ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 60, जो 60 सेक्शन है उसमें उसको कोई ऑर्डर पास किया गया, उसको पेनल्टी दी गई है, उसको पनिशमेंट दी गई है, इम्प्रिजनमेंट दी गई है बाय एन ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के ऑफिसर ने। अथॉरिटी कौन सी है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अदर देन कमिश्नर, कमिश्नर के अलावा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कमिश्नर जो है वो सबसे टॉप पे है। विद इन 30 days of the date of receipt of such decision or order, prefer and appeal to the commissioner, ठीक है, वो अपील किसको कर सकते हैं? कमिश्नर को। इस अपील में क्या कहता है कि एन अपील अंडर सब सेक्शन 1, जो वो कमिश्नर को अपील करेगा, बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक फॉर्मेट में हो, मस्ट बी वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है, या फिर स्टेट प्रिसाइजली द ग्राउंड्स अपॉन विच द अपील इज मेड। तो अपील की इसने ग्राउंड्स भी देखनी है, ना सिर्फ देखनी है बल्कि उसने बतानी है, स्टेट प्रिसाइजली, मुख्तसर बताए, द ग्राउंड्स अपॉन विच द अपील इज मेड, कि मैंने क्यों आपको ये दरख्वास्त की है, आप क्या समझते हैं, क्या आप ऐसा आपने किया है या नहीं किया। डी है बी अकम्पाइड बाय द फी स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 3, ठीक है। तो ई पर है बी लॉग्ड विद द कमिश्नर अपील विद इन द टाइम सेट आउट इन द सेक्शन 4, कि जो टाइम फ्रेम उसको दिया गया है, टाइम फ्रेम कितना है, विद इन उसने यहाँ पर बताया है 30 डेज के अंदर अंदर उसने अपील करनी है। आफ्टर 30 डेज उसकी अपील वेस्ट हो जाएगी। तो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी शैल बी, कितनी होगी फ़ी? वेयर द एप्लीकेंट इज़ अ कंपनी, अगर कोई कंपनी है तो अपील की फ़ीस कितनी होगी? 1000 रुपी है। वेयर द एप्लीकेंट इज़ नॉट अ कंपनी, 200 रुपीज़, ठीक है, अगर वो कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है, तो 200 रुपीज़ वो फ़ी जमा कराएगा। नंबर 4 पे, एन अपील शैल बी प्रेफर टू द कमिश्नर विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर पास्ड अंडर से सेक्शन 60। तो ये एमसीक्यू आपका तैयार है कि अपील का हक कितने दिन के अंदर अंदर है? 60 डेज के अंदर अंदर है। नंबर 5 है, द कमिश्नर में अपॉन एप्लीकेशन इन राइटिंग बाय द एपिलेंट, ठीक है। तो जो अपील कर रहा है, एडमिट एन अपील आफ्टर द एग्जीक्यूशन एक्सपायरेशन, एडमिट एन अपील आफ्टर द expiration of the period specified in section 4 if the commissioner is satisfied that he was prevented by sufficient cause from logging the appeal within that period, ठीक है। अगर कहता है कि द कमिश्नर में अपॉन एप्लीकेशन इन राइटिंग बाय हिम एडमिट एन अपील आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, ठीक है, तो वो कोई काज देगा कि मैं विद इन 30 डेज क्यों नहीं अपील जो है वो दायर कर सका। देन हमारे पास 64 सेक्शन है। तो इट डील्स विद प्रोसीजर इन अपील, कि आपने अपील कैसे करनी। द कमिश्नर शैल गिव नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द अपील टू हिम एंड टू द ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी अगेंस्ट हुज ऑर्डर द अपील हैज़ बीन मेड। तो वो जो कमिश्नर है एक दिन फिक्स करेगा जिस दिन हियरिंग होगी, अपील उस बंदे को भी जिसको एतराज़ात हैं, और वो ऑफिसर, ठीक है, दोनों को, whose order the appeal has been made. Number 2 पे, the commissioner may adjourn the hearing of the appeal from time to time, ठीक है, ये समाअत के लिए काबिल समाअत टाइम टू टाइम। अक्सर आप लोग भी सुनते हो कि फलां की समाअत, केस की समाअत जो है वो 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है, ठीक है, 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है, तो ये भी कर सकता है कमिश्नर। The commissioner may, before the hearing of an appeal, allow the appellant to file any new ground of appeal
not specified in the ground of appeal already filed by him, where the commissioner is satisfied that the omission मतलब आपने omit किया हुआ है of the ground from the form of the appeal was not willful or unreasonable. अगर आपने कोई रीज़न इसमें से omit की हुई है नहीं लिखी हुई तो आप वो भी कह सकते हैं कि आप इसमें लिख लें जो कि आपके केस को स्ट्रॉन्ग करती है. द कमिश्नर may stay the recovery of any tax due by virtue of the decision or order being appealed against, and any such order made by the Commissioner shall remain operative for not more than 15 days, during which period a notice shall be issued to the respondent and after hearing the parties. ठीक है, तो ये स्टे भी कर सकता है. स्टे का मतलब है कि उस दौरान तक जो है ये केस नहीं हियर किया जाएगा और किसी पार्टी के हक में ये फैसला नहीं किया गया तो ये स्टे की जो मुद्दत है वो तय हो जाती है. The order staying recovery may be confirmed, varied, or vacated as the Commissioner deems fit, but the stay order, so confirmed or varied, shall remain operative for not more than 60 days. तो ये जो स्टे का ऑर्डर है ये 60 डेज से ज़्यादा तक ऑपरेटिव नहीं रहेगा क्योंकि आपने फिर इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन करना है, इंक्लूडिंग एनी period for which the recovery may have been stayed prior to the confirmation or variation of the stay order. नेक्स्ट आपके पास आता है नंबर 5 पर. द कमिश्नर मे बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील, अपील को डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि ख़त्म करने से पहले, उसका फाइनल डिसीजन करने से पहले, कॉल फॉर सच पार्टिकुलर्स documents, record information as the commissioner may require respecting the matter arising in the appeal or cause further inquiry to be made by the officer of the authority. ठीक है, तो उससे कोई भी रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकता है. may require respecting the matters arising in the appeal or cause further inquiry to be made by the officer of the authority. राइट, ये इजी पॉइंट है. फिर अब डिसीजन कैसे होगा, कमिश्नर क्या करेगा. इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील लॉग्ड अंडर सेक्शन 63 द कमिश्नर मे पास सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट. ठीक है, कन्फर्मिंग, वेरिंग, अल्टरिंग, सेटिंग असाइड और नलिंग द डिसीजन और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट. ठीक है, तो वो उस जो भी फैसला करेगा उसके बारे में ये बताता है क्या डिसीजन होगा. In deciding an appeal, the Commissioner may make such further inquiry as may be necessary, provided that he shall not remand the case for de novo consideration. Right? यहाँ पर इसने एक टर्म आपके सामने इस्तेमाल किया है, कहता है इन डिसाइडिंग एन अपील द कमिश्नर मे मेक सच फर्दर इंक्वायरी as may be necessary, provided that he shall not remand the case for de novo consideration. बड़ी इंपॉर्टेंट है, de novo consideration को आइए एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे जो फ्रेज है he shall not remand the case for de novo consideration, इसका मतलब है कि रिमांड का यहाँ पे देखें इन लीगल टर्म रिमांड्स मीन टू सेंड द केस बैक टू द लोअर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फॉर फर्दर कंसिडरेशन या एक्शन, जबकि de novo consideration is a Latin phrase meaning from the beginning or anew. When the case is remanded for de novo consideration, it implies that the reviewing body should consider the case as if no prior decision had been made. In other words, they should start the review process afresh without giving deference to the previous decision. का बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करो, नया इस केस को नए तरीके से देखो. लेकिन यहाँ पर वर्ड उसने किया है पुटिंग इट टुगेदर, द फ्रेज जो हमने प्रोवाइड की है ही शैल नॉट रिमांड द केस फॉर डी नोवो कंसिडरेशन, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा उसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करने का कहेगा. जैसा कि दैट इंडिविजुअल इज़ प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंडिंग द केस बैक टू द लोअर अथॉरिटी फॉर फ्रेश रिव्यू. ठीक है, तो इसका फ्रेश रिव्यू नहीं होगा. ठीक है जी, जो है अपील इसका खुद ही डिसीजन करेगा. ठीक है, डिनोवो कंसिडरेशन का क्या मतलब आपको समझ आया. फ्रॉम द बिगनिंग, ये याद रखिएगा, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है. फिर कहता है द कमिश्नर शैल नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स पेएबल बाय द एपिलेंट, मतलब कि उस बंदे का टैक्स की अमाउंट ज़्यादा नहीं करेगा अनलेस ही हैज़ बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट सच इंक्रीज.
ठीक है? जब तक उसको कोई अपॉर्च्युनिटी ना दी हो हियरिंग की या रिटन नोटिस ऑफ शोइंग कॉज़ अगेंस्ट सच इंक्रीज़ कि इतने आपका इंक्रीज़ है या आपने टैक्स शॉर्टफॉल किया या कोई भी और प्रॉब्लम। 4 पे द कमिश्नर शैल कम्युनिकेट हिज ऑर्डर टू द एपेलेंट एंड द अथॉरिटी। तो कमिश्नर ने जो भी अपना डिसीजन किया है वो उसका ऑर्डर जो है वो दोनों पार्टीज़ को कम्युनिकेट किया जाएगा। एन ऑर्डर पास्ड बाय द कमिश्नर अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी पास्ड नॉट लेटर दैन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। मतलब कि इसने 120 डेज के अंदर अंदर डिसीजन करना है और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड, विदिन सच एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। लेकिन अगर एक्सटेंड की ज़रूरत भी है तो मैक्सिमम 60 डेज एज कमिश्नर मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो वो रीजंस इसने रिकॉर्ड करने के क्यों लेट हुआ है। In computing the aforesaid time period, any period during which the proceedings are adjourned on account of the stay order या कोई स्टे हो गया जिसकी वजह से वो जो प्रोसीडिंग है वो डिले हो गई है और प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 69 or the time taken through adjournment by the appellant shall be excluded। तो वो स्टे का जो पीरियड है जिसकी वजह से ये लेट हुआ है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। 7 पे है where the commissioner has not made an order under subsection 1 before the expiration of 180 days। ठीक है 120 वो डेज और 60 एक्स्ट्रा अगर फिर भी उसने ऑर्डर नहीं किया एट द फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ इन विच द अपील वाज लॉग्ड, कमिश्नर shall transfer his appeal to the appellate tribunal and tribunal shall decide the appeal under this act as if it has been filed against the order of the commissioner। ठीक है अगर वो 120 डेज में भी नहीं करता फिर 60 डेज और भी उसको एक्सटेंडेड पीरियड दिया हुआ है फिर भी नहीं कर पाता फिर बस उसे केस लेकर एपीलेट ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाएगा। ठीक है फिर नंबर 8 पे आता है वाइल ट्रांसफरिंग द अनडिसाइडेड अपील टू द एपीलेट ट्राइब्यूनल, क्योंकि वो 180 डेज में भी नहीं डिसाइड हो सका। The Commissioner shall attach his comprehensive report explaining the circumstances and reasons due to which the appeal could not be decided within time। ठीक है तो कौन करेगा। द कमिश्नर शैल अटैच हिज comprehensive report कि भाई कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे या क्या क्या रीजंस थी जिसकी वजह से आप इसकी अपील जो है वो नहीं सुन सके। कुड नॉट डिसाइड विद इन टाइम, आपने जो टाइम लिया था 180 डेज का मैक्सिमम उसके अंदर आपने फिर भी नहीं उसका डिसीजन किया तो आप उसको एक रिटर्न फॉर्म में बताएंगे। फिर नंबर 9 पे आता है फॉर पर्पस ऑफ सब सेक्शन 5 एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हियरिंग ऑफ अपील इज एडजॉर्न, जो कि स्टे की वजह से या कोई और वजह से है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एपिलेंट shall not shall be excluded in the computation of the period mentioned in subsection। दोबारा बताता हूँ नंबर 9 पे any period during which the hearing of appeal is adjourned on the request of the appellant, हो सकता है उसने स्टे ले लिया हो तो वो पीरियड जो है इसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है 66 पे अपील टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल को जो अपील की जाएगी उसके बारे में मज़ीद हम डिटेल देखेंगे। वेयर द टैक्स पेयर आर द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर, चाहे टैक्स पेयर है आर द ऑफिसर, ठीक है टैक्स पेयर तो है ना, ठीक है उसका तो कोई ओहदा नहीं होता, ठीक है रजिस्टर्ड है या कंपलसरी है या ऑप्शनल है। द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर, ठीक है ऑब्जेक्ट्स टू एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कमिश्नर इंक्लूड, ठीक है इंक्लूडिंग एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ, ठीक है टैक्स पेयर और द ऑफिसर मे अपील टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट सच ऑर्डर। अब कमिश्नर ने जनाबे वाला कोई ऑर्डर दे दिया है, अब वो कमिश्नर का ऑर्डर भी इन दोनों में से एक पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो टैक्स पेयर हो या ऑफिसर हो, तो उनके पास फिर लास्ट ऑप्शन जो थर्ड वाला बचता है वो एपीलेट ट्रिब्यूनल को बचता है। ठीक है तो वो क्या करेगा। एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी, वो एक वेरीफाइड मैनर में होगी, अकम्पनाइड एक्सेप्ट इन केस ऑफ अपील प्रेफर्ड बाय ऑफिसर बाय द फीस स्पेसिफाइड होगी वो भी पे करेगा।
prefer to the appellate tribunal within 60 days of the date of receipt of the order of the commissioner appeal by the taxpayer are filed. ठीक है, preferred to the appellate tribunal within 60 days of the date of the receipt of the order of the commissioner by the taxpayer or officer. तो जो कमिश्नर ने डिसीजन किया है वो 60 डेज के अंदर अंदर इसको अपील ट्रिब्यूनल में उसने करना है पेश। जबकि कमिश्नर के पास जो है वो ऑफिसर का जो है अपील वो हमने बात की थी विद इन 30 डेज होता है और इसके पास 60 डेज है। द फी फॉर अपील शेल बी 2000 रुपी, जबकि वहाँ पे हमने देखा था कि अगर कंपनी है तो 1000 है, अदर देन कंपनी 200 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर सबके लिए 2000 है। द appellate tribunal may upon application in writing admit an appeal after the expiration of the period specified in clause 2 if it is satisfied that the person appealing was prevented by sufficient cause from filing the appeal within time। अगर वो लेट हो भी जाता है 60 डेज के तो फिर भी उसने एक रिटर्न कोई ना कोई रीजंस देनी है कि वाई ही कुड नॉट come within the specific time period। फिर डिस्पोजल ऑफ अपील, अब ये अपील ट्रिब्यूनल जो है वो कैसे अपील्स को डिस्पोज ऑफ करेगा। तो द appellate tribunal may before disposing of an appeal call for such particulars, documents, record, information as it may require in respect of the matter arising from the appeal or cause further inquiry to be made by the officer। ठीक है, दोबारा थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। द appellate ट्रिब्यूनल में बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द अपील, उस अपील का जो फाइनल डिसीजन करना है उसको क्लोज करना है। कॉल फॉर सच पार्टिकुलर्स, वो उनसे पूछ सकता है दोनों पार्टीज से, डॉक्यूमेंट्स भी, रिकॉर्ड भी, इंफॉर्मेशन एज इट मे रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर अराइजिंग फ्राम द अपील, जो जो मामलात को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और काज फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड बाय द ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी। इट मीन्स के ऑफिसर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 2 पे है द एपीलेट ट्रिब्यूनल शेल अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज टू द अपील, जो दोनों पार्टीज हैं उन दोनों को हक मिलेगा कि भाई आप अपील कर सकते हो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय एनी ऑफ द पार्टी ऑन द डेट ऑफ हियरिंग। जो डेट ऑफ हियरिंग है जो फिक्स की हुई है इसने, अगर उनमें से कोई एक पार्टी हाजिर नहीं होती, द ट्रिब्यूनल में इफ़ इट डीम्स फिट, अगर वो समझता है, क्या कर सकता है, डिसमिस द अपील इन डिफ़ॉल्ट, तो वो अपील को डिसमिस कर सकता है। अगर इस बंदे ने अपील की हुई है वो आता ही नहीं है तो फिर उसने क्या डिसीजन करना है। और मे प्रोसीड एक्स पार्टी टू डिसाइड द अपील ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड बिफोर द एपलेट ट्राइब्यूनल शेल डिसाइड द अपील विद इन 6 मंथ फ्राम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। 6 माह के अंदर अंदर ये डिसाइड करेगा। फिर मजीद कहता है कि ये ट्रिब्यूनल है मे स्टे द रिकवरी ऑफ एनी टैक्स due by virtue of the decision or order being appealed against, or any such order made by the appellate tribunal shall remain operative for no more than 30 days, during which period a notice shall be issued to the respondent and after hearing the parties को hear करने के बाद उनको नोटिस दिया जाएगा। The order staying recovery may be confirmed। ठीक है, जो रिकवरी है वो ऑर्डर स्टेइंग रिकवरी के, आपने रिकवरी अभी नहीं लेनी, वो कंफर्म भी हो सकता है, वैलिड या वेकेटेड भी हो सकता है, जो कि एपीलेट ट्रिब्यूनल जो बेहतर समझती है। डीम्स फिट बट द स्टे ऑर्डर सो कंफर्म्ड और वैलिड शैल रिमेन ऑपरेटिव फॉर नॉट मोर देन 90 डेज इंक्लूडिंग एनी पीरियड फॉर विच द रिकवरी मे हैव बीन स्टेड प्रायर टू द कंफर्मेशन या वेरिएशन ऑफ द स्टे ऑर्डर। ये स्टे ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि उसका पीरियड जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कहता है इन डिसाइडिंग द अपील, जो अपील इनको की गई है, ठीक है, एपीलेट ट्रिब्यूनल को, द एपीलेट ट्रिब्यूनल में विदाउट प्रिजुडाइस टू द पावर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 मेक एन ऑर्डर टू, अब ये क्या ऑर्डर कर सकता है, अफर्म, मॉडिफाई, annul द ऑर्डर बीइंग अपील अगेंस्ट, जो ऑर्डर पहले कमिश्नर ने किया है उसको कंसेंट भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकता है। द ऑर्डर बीइंग अपील्ड अगेंस्ट, ठीक है, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील यहाँ पर की गई है उस ऑर्डर को अफर्म भी कर सकता है, ठीक है।
मॉडिफाई भी कर सकता है, अनल भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास बी पर आता है रिमांड द केस टू द ऑफिसर और कमिश्नर फॉर मेकिंग सच इंक्वायरी और टेकिंग सच एक्शन एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। ठीक है, रिमांड का क्या मतलब हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर, मीन्स टू सेंड अ केस बैक टू द लोअर कोर्ट। ठीक है, ये एपलेट ट्रिब्यूनल जो है लोअर कोर्ट से कौन सी कमिश्नर हो सकता है, ठीक है, या टू द ऑफिसर भी हो सकता है जो कि इसका लोअर कोर्ट में शामिल है। नेक्स्ट आता है रिमांड द केस टू द ऑफिसर और द कमिश्नर। ठीक है, जो फॉर मेकिंग इंक्वायरी और टेकिंग सच एक्शन एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। 5 है the appellate tribunal shall not increase the amount of any tax payable, penalty, default जो surcharges हैं unless the taxpayer has been given a reasonable opportunity of show cause notice against such increase। छठे पे the appellate tribunal shall communicate its order to the taxpayer and commissioner। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है दोनों को कम्युनिकेट करेगा जैसा कि कमिश्नर ने ऑफिसर और उस बंदे को करने थे। सेव एज प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ द डिसीजन ऑफ द एपलेट ट्रिब्यूनल ऑन सच अपील शैल बी फाइनल। तो ये फाइनल होगा डिसीजन, इसके बाद मजीद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। देन हम देखें, थोड़ा सा रह गया है 68 पॉइंट पे, डिपॉजिट ऑफ द टैक्स डिमांड वाइल अपील इज पेंडिंग वेयर इन एनी अपील द डिसीजन or order appealed against relates to any tax demanded under this act. The person who has filed the appeal shall, pending the appeal, deposit the admitted amount of tax based on the return filed under Section 35 or may be determined by the Commissioner या appellate tribunal where such return has not been filed। ठीक है, तो ये कहेगा कि वेयर इन एनी अपील, इसने कोई भी अपील की है, चाहे कमिश्नर को की है चाहे ट्रिब्यूनल को की है, द डिसीजन जो फैसला हो और ऑर्डर अपील्ड, ठीक है, अगेंस्ट रिलेट्स टू एनी टैक्स डिमांडेड अंडर दिस एक्ट, द पर्सन हु हैज़ फाइल्ड द अपील, जिस बंदे ने ये अपील की है, शेल क्या करेगा, पेंडिंग द अपील, अपील को, ठीक है, पेंडिंग द अपील डिपॉजिट द एडमिटेड अमाउंट ऑफ द टैक्स बेस्ड ऑन द रिटर्न, जो रिटर्न उसने फाइल की है उसमें जितनी अमाउंट लिखी है, एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द कमिश्नर, या कमिश्नर अपील के थ्रू करे या एपलेट ट्रिब्यूनल करे, वेयर सच रिटर्न हैज़ नॉट बीन फाइल्ड, जहाँ पर ये फाइल नहीं की गई। ठीक है, फिर कहता है 69 पे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेट dispute resolution, notwithstanding any other provision of this act or the rules, any registered person aggrieved in connection with any dispute pertaining to the liability of the tax against the registered person। ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीव्ड इन कनेक्शन विद एनी डिस्प्यूट परटेनिंग टू, कोई भी बंदा जो कि एग्रीव्ड है, ठीक है, कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन, द एक्सटेंट ऑफ वेवर्स ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्जेस, कितने उसने कम पे किए हैं, पेनल्टी, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ एनी प्रोसीजरल और टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ एंड कंडोनेशन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, या कहता है कि एनी अदर स्पेसिफिक रिलीफ रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट may apply to the authority for the appointment of a committee for the resolution of any dispute mentioned in detail in the application। तो ये तमाम के तमाम उसके बारे में कह रहा है, कोई इसमें इतनी खास MCQ वाली बात नहीं है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, the authority shall not accept, जो अथॉरिटी है, shall not accept an application under subsection 1 where criminal proceedings have been initiated or where authority is of the opinion that the interpretation of a question of law having a large impact on revenue or on a number of similar cases in involved। ठीक है, तो ये ऐसे केसेस जो हैं उसका कहता है shall not accept an application, ठीक है, where criminal proceeding initiate हो चुकी हों और where the authority is of the opinion that interpretation of a question of law having large impact on revenue।
ठीक है, ये उसको भी इंटरटेन नहीं करेगी। थर्ड पे, द अथॉरिटी में आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन of a registered person appoint a committee of not less than 3 persons, 3 लोगों से कम नहीं होगी, within 30 days of the receipt of such application, ठीक है, consisting of an officer of the authority not below the rank of additional commissioner and nominees from the notified panel कंसिस्टिंग ऑफ चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट हों, ठीक है, जो इसका हिसाब किताब करें, एडवोकेट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड बॉडीज और एसोसिएशन हों, रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ द रैंक नॉट लेस दैन 20 ग्रेड, रिटायरिंग जज या एनी अदर रिप्यूटेबल टैक्स पेयर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट को हल करने के लिए। क्या क्या उसने कंडीशंस लगाई हैं, या चार्टेड या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एडवोकेट भी उसने कहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड बॉडीज एसोसिएशन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, रिटायरिंग ऑफिसर हो लेकिन उसके जो ग्रेड है वो 20 ग्रेड से कम ना हो, रिटायर्ड जजेस हों या एनी अदर रिप्यूटेबल टैक्स पेयर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कोई भी डिस्प्यूट हो। तो उस कमेटी में के जो है मेंबर्स के बारे में बता रहा है। तो जो कमेटी बनेगी, कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 3 शैल एग्जामिन द इशू, वो इससे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको एग्जामिन करेंगे। इफ़ इट डीम्स फिट, अगर वो समझती है, कंडक्ट एन इंक्वायरी, तो इंक्वायरी करेगी। सीक एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जो माहिर हैं उसके उनके ओपिनियन लेगी। डायरेक्ट एनी ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी or any person to conduct an audit and shall make recommendation to the authority within 90 days of its constitution in respect of a dispute। तो वो इस 90 दिन के अंदर अंदर जो है क्या करेगी, रेकमेंड करेगी अपना। नंबर 5 पे है, इफ़ द कमेटी फेल्स टू मेक रिकमेंडेशन विद इन 90 डेज का जो पीरियड बताया गया है, द अथॉरिटी may dissolve the committee and constitute a new committee which shall decide the matter within a further period of 90 days, and even if after the expiry of the dispute अगर फिर भी resolve नहीं हुआ, matter shall be taken up before the appropriate forum provided under this act for decision। ठीक है, 2 कमेटियाँ मैक्सिमम बन सकती हैं। छठा, the authority may on the recommendation of the committee pass such order as it deem appropriate within 45 days of the receipt of recommendation of committee। तो कमेटी से जो भी इनको ऑर्डर मिलना है तो 45 डेज के अंदर अंदर इसको सॉल्व करेगी। लास्ट है 7 पे, द रजिस्टर्ड पर्सन मे मेक पेमेंट ऑफ टैक्स एज डिटरमिन्ड बाय द अथॉरिटी in an order under subsection, ठीक है, and such order of the authority shall be submitted before the forum appellate tribunal या फिर court where the matter is pending adjudication for consideration of order, जहाँ जहाँ पर ये appropriate है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन may make payment of the tax, जो अथॉरिटी ने अब डिटर्मिन की है टैक्स की अमाउंट वो पे करेगा। एंड सच ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी शैल बी सबमिटेड बिफोर द फोरम, एपलेट ट्रिब्यूनल है या कोई कोर्ट है जहाँ पर मैटर जो है वो पेंडिंग है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर एज डिमांड अप्रोप्रिएट, राइट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 10 देखेंगे, रिकवरी ऑफ एरियर्स का। अगर आपको के कोई बकाया जात हैं तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।